कनपटी मार यानी कनपटी इस जगह मार करके लोगों की हत्या करने वाले इस सीरियल किलर की बहुत अजीब गरीब दास्तान की गहराइयों में ले जाएंगे। कनपटी मार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा 3 राज्यों में हत्याएं करने वाला सीरियल किलर था। 70 लोगों को उसने मारा। 70। शहर में अंधेरा होते ही पूरा शहर शट डाउन हो जाता था। लोगों ने सिनेमा हॉल जाना बंद कर दिया, बाजार जाना बंद कर दिया, इतना खौफ था। पूरे गांव में दहशत जो फैल गई, गांव में नहीं पूरे जिले में। देखिए कि ह्यूमन लाइफ कितनी कम वैल्यू है। जिस केस में इसने जो हरनेक सिंह के परिवार को मारा था, वहाँ इसको सिर्फ 2 रुपए मिले थे। 4 लोगों से 2 रुपए की मारा। घर में घुसा, पहले पत्नी मिली, उसको मारा, बेटी मिली, उसको मारा, फिर 2 बेटे थे, दोनों एक चारपाई पे सो रहे थे, फिर उनको मारा। आप सोचिए कि 79 में वो आदमी फांसी पे चढ़ चुका है। और मैंने इस केस की रिसर्च 2020 में शुरू करी थी। आज भी जब मैं गांव में गया लोगों से मिलने, रोने लग गए और कांपने लग गए। फरवरी 1973 से लेके मई 74, 1.5 साल, 18 महीने में 70 खून। मैं इंडिया का मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर कहता हूँ। क्राइम की कहानियां सबको बहुत अच्छी लगती हैं, खास कर अगर सीरियल किलर हो तो लोग वो कहानियों को बहुत मनोरंजन उठाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत गौर से देखते हैं। बहुत से सीरियल किलर देखे हैं आप लोगों ने, इंडिया से लेके यूएस से लेके दुनिया के अलग अलग जगहों पे। ये सीरियल किलर जो है ये सबसे पुराना है। इसकी कहानियां यानी जिस वक्त लोगों को शायद सीरियल किलर का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होगा उस वक्त शुरू होती है। आज इस कहानी के एक्सपर्ट, रिसर्चर, राइटर, पब्लिश्ड ऑथर जनाब राकेश गोस्वामी हमारे दरमियान उपस्थित हैं और ये आपको कनपटी मार यानी कनपटी इस जगह मार करके लोगों की हत्या करने वाले इस सीरियल किलर की बहुत अजीब गरीब दास्तान की गहराइयों में ले जाएंगे और आपका मनोरंजन करेंगे। बहुत स्वागत है राकेश चैनल पे। मुझे पहले बताइए कि कनपटी मार कौन था, कितनी हत्याएं की, कहाँ कहाँ की, कैसे कैसे की, मतलब ये आज के बच्चे उसको जानते नहीं होंगे, तो आप थोड़ा सा उसका मुझे विवरण दीजिएगा। कनपटी मार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा 3 राज्यों में हत्याएं करने वाला सीरियल किलर था। 70 लोगों को उसने मारा। 70? 70 कितने समय में? 70 लोगों को उसने मारा 2 साल में। 2 साल में? जी, 1 साल से 35 हत्याएं की, हर साल 35 हत्याएं की? बिल्कुल। अच्छा वो एक स्टेट में मारता था, जी। कूलिंग ऑफ पीरियड दूसरे स्टेट में जाता था, वहां मारता था, तीसरे स्टेट में जाता था, फिर वापस आता था। ये उसका साइकिल था। मोडस ऑपरेंडी से मालूम पड़ा कि आदमी सेम था जी और अकेला था। जी। मतलब शुरू में ऐसा लगा, जब पुलिस, जैसा होता है ना कि बड़े कांड होते हैं तो पुलिस पे जब डंडा ज़्यादा चलता है तो किसी को उठा के सॉल्व कर दो, जी तो कभी किसी गैंग को पे कर दिया, कभी किसी गैंग पे कर दिया। अंत में पता लगा कि एक आदमी अकेला, 5 फीट 3.5 इंच का, जी। 35 किलो वजन, 35 किलो? 70 हत्याएं। ये कुछ मेंटली डिरेज था, क्या था ये? जो मोटिव था वो 2 था। जी। 2 केसेस जहां पर इसने एक से अधिक लोगों को मारा। अच्छा। एक हरनेक सिंह की फैमिली थी पंजाब, गंगानगर में। वहां पर इसने पत्नी, हरनेक सिंह तो खेत में सो रहे थे, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनके 2 बेटे, जिसमें जी सबसे छोटा बेटा 8 साल का था। जी। ये 4 लोगों को मारा। और एक मनीराम मेघवाल था, जिस मोहल्ले में ये रहता था, उसी मोहल्ले में, उसके घर में भी मनीराम मेघवाल, उसकी पत्नी, उसके बेटा और उसके नौकर, 4 लोगों को। तो ये 2 घटनाएं ऐसी थी जहां उसने एक से अधिक लोगों को मारा। अच्छा। इन दोनों घटनाओं में उसका मोटिव रिवेंज था। पहली हत्या कब की और उसका नाम, उसका बैकग्राउंड क्या था? उसका नाम शंकर था। जी। और जैसे गांव में होता है कि नाम पुकारने में शंकर का शंकरिया हो गया। अच्छा। ओ शंकरिया किथे है, जी। क्योंकि गंगानगर पंजाब के बॉर्डर पे है तो वहाँ पंजाबी बोली अच्छा जाती है। अच्छा। तो शंकर नाम का आदमी था। पिता उसके एग्रीकल्चर लेबरर थे, जी दादाजी उसके एग्रीकल्चर लेबरर थे। अबोहर से परिवार, अपोहर पंजाब से माइग्रेट होके गंगानगर में आके बस गया। जी। गंगानगर के श्री करणपुर तहसील के कच्ची ठेड़ी मोहल्ले में ये रहते थे। जी। जो शंकर की माँ थी वो अंधी थी। हम्म। शंकर के पिता का नाम रजी राम था और रजी राम को कोई अपनी लड़की नहीं देने को तैयार था। तो बड़ी मुश्किल से एक अंधी औरत मिली, जिसके माँ बाप ने कहा कि ठीक है, हम शादी कर देते हैं। तो ये रजी राम और
वो अपनी अंधी माँ की पहली औलाद था शंकर, सबसे बड़ा था। उसके बाद इसके और भाई बहन और भाई बहन हुए, ये जी। सबसे बड़ा था। और ये जब छोटा था तभी से इसको चोरी की लत लग गई। ये क्या करता था कि इसको आइसक्रीम खाने का बहुत शौक था। तो उस ज़माने में गांव में जो बर्फ़ बेचने वाले, कहते हैं बर्फ़ बेचने वाला आया है, वो आता था, भोंपू बजाता था और पीछे डिब्बा साइकिल पे रखे हुए। तो ये घर से ले जाके एक टोकरी गेहूं दे दिया, गेहूं दिया और बर्फ़ ले ली, क्योंकि बार्टर सिस्टम चलता था। घर में पैसे तो थे नहीं कि पैसे चुरा ले। कौन से साल की बात है ये है, इसका जन्म हुआ 1946 में, अच्छा, आज़ादी से पहले आज़ादी से पहले जी इसका जन्म हुआ। जी। और ये जो इसने चोरियां शुरू की, ये 10-12 साल की उम्र से इसने शुरू कर दी। तो ये 1960s में ये आदमी जो है इसके खिलाफ जो पहला चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ वो हुआ 3 जून 1964 को। अच्छा और ये बड़े मजे का इत्तेफाक है कि 3 जून 1974 के दिन वो अरेस्ट हुआ। अच्छा एग्जैक्टली 10 10 साल साल के बाद ओके मतलब किलिंग्स के लिए। जी। चोरी में तो पहले हुआ, जी। 2-3 बार पकड़ा गया, जेल गया। तो एग्जैक्ट 10 साल बाद, जी। मतलब इसका जो क्राइम का साइकिल था वो पूरा हुआ। जी तो ये चोरी करता था, घर में चोरी करता था, पकड़ा जाता था। माँ चूंकि अंधी थी, उसको पता नहीं लगता था, कुछ भी उठा ले गया। धीरे धीरे इसके घर के सामने एक बाबा रामदेव का मंदिर था। बाबा रामदेव राजस्थान के एक लोकल डेटी हैं। जैसलमेर में उनका बहुत बड़ा स्थान है बाबा रामदेव का, और जगह जगह उनके मंदिर है राजस्थान में। तो बाबा रामदेव का मंदिर था, तो वहां जाके इसने डोनेशन बॉक्स से कुछ पैसे चुरा लिए। पैसे चुरा लिए, पुजारी ने देख लिया, तो छोटा बच्चा था, तो उन्होंने थोड़ा डांटा डपटा और लाके बताया कि रजीराम मुंडे नू अपने कंट्रोल कर। तो रजीराम ने भी डांटा डूटा कि भाई ये ठीक बात नहीं है, तू तो मतलब मंदिर से ही पैसे चुरा रहा है, अच्छी बात नहीं है। रजीराम को तो पूरा उसका इतिहास नहीं पता था कि वो पहले से कर रहा है। तो यहाँ से शुरुआत होती है उसकी, एक चोर चोरी करने से। 3 जून 1964 ये वाला 3 जून 1964 को उसके खिलाफ पहला चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ। उसके पहले इस मंदिर में चोरी करने के लिए नहीं, मंदिर में चोरी करने के लिए नहीं हुआ। वो उसी मोहल्ले के एक सज्जन थे, ये वो कहीं बाहर गए हुए थे। जब लौट के आए तो उनको अपना घर अस्त व्यस्त मिला, तो उन्होंने इधर उधर पूछताछ करी, तो लोगों ने बताया कि वो रजीराम दे मुंडे ने कितना होना। तो भाई रजीराम के मुंडे को बुलाया गया, यानी शंकरिया को। तो उसको डांटा डपटा, तो उसने कहा हाँ मैंने चुराया है। तो उसने वहाँ से एक 10 रुपए का नोट, 3 1-1 रुपए के नोट, 13 रुपए ये, और 15 रुपए एक दूसरे पोटली में, कुल 28 रुपए चुराए थे। और 23 सेर गेहूं वो चुराया था। उस ले जाके उसने गेहूं बेचा। तो जब उसको डांट डपट दिया तो उसने बता दिया कि साहब मैंने तो ये चुराए थे और ये बेचा। तो उससे 15 रुपए रिकवर हो गए, बाकी उसने खर्च कर दिया। 1964 की बात 1964 की बात। जी। फिर तो लोगों ने कहा कि इसको तो पुलिस को देना चाहिए। तो उसने उसका, इसके जो दादा थे गोवर्धन कुम्हार, कुम्हार जाति का था ये। अच्छा गोवर्धन कुम्हार ने, रजीराम ने कहा कि नहीं छोटा बच्चा है, पुलिस को। कितनी उम्र थी उसकी तभी ये 1946 से 64 लगा दीजिए, मेरे ख्याल से 18 साल होना चाहिए। लेकिन गांव वालों ने कहा नहीं, इसकी हरकतें बहुत हो गई हैं, तो इस बार तो इसको पुलिस में रिपोर्ट करना है। जी तो ऐसे पहला इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है चोरी का। और सजा इसको क्या मिली पहली? जी इसको मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसको पूरा दिन कोर्ट में खड़ा रखो, अच्छा सुबह से शाम तक। वो 18 रुपए चोरी करने के और 23 शेर गेहूं का हाँ, वो जो उसने चोरी किए जी उसके मतलब गिल्टी हो गया, और जी। गिल्टी होके इसको कहा कि भाई एक दिन इसको, छोटा बच्चा है। अच्छा, मुझे लगता है उस समय के मजिस्ट्रेट को भी लगा होगा कि इसको कोई क्रिमिनल तो है नहीं, हो सकता है इतनी ही सजा से समझ में आ जाए। तो उसको एक दिन की कोर्ट में खड़े कर रहने की सजा मिली। जी पूरा दिन खड़ा रहा, शाम को वापस आ गया। फिर उसने उसके 6 दिन बाद दोबारा गांव में ही एक घर में चोरी कर ली। अच्छा इस बार जब उसको, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और इसको कोर्ट में ले पेश किया गया, और कोर्ट में जब इसका ट्रायल चला और सज़ा हुई, तो इस बार इसको 2 महीने की रिगरस इम्प्रिजनमेंट। कितनी चोरी की थी 15 रुपये 20 पैसे, 15 रुपये 20 पैसे चुराए थे इसने। और ये 12 दिन बाद, अच्छा पहली घटना के 12 दिन बाद। और इसकी एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर नंबर 148 1964, पुलिस थाना श्री करणपुर। और वहाँ पर इसको सज़ा हो गई 1 महीने की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। फिर ये इसको चोरी की लत लग गई। अच्छा
अब हुआ ये कि जब ये पहली बार जेल गया, श्री करणपुर की सब जेल, छोटा सा कस्बा था, सब जेल थी, वहाँ गया और वहाँ से अगले दिन इसको गंगानगर की डिस्ट्रिक्ट जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो डिस्ट्रिक्ट जेल में गया तो वहाँ इसको सुभाष नाम का एक आदमी मिला। थोड़ी मित्रता सी हो गई, महीने भर ही था वहाँ पे, दोस्ती सी हो गई। उसके बाद ये 2-3 बार जब भी अरेस्ट हुआ, कुल ये 4 बार अरेस्ट हुआ, तो जब भी अरेस्ट होता था वहाँ जाता था, सुभाष कहता ओहो तू फिर आ गया? तो कहता था मैं क्या करूँ, चोरी करता हूँ पकड़ा जाता हूँ। तो सुभाष ने इसको सलाह दी कि बेटा चोरी ऐसे नहीं की जाती है। वो देख रहा है ना छोटा है, अच्छा। भाई 18-19 साल की उम्र है, ओके। तो कह रहा है कि भाई चोरी करे तो ध्यान तो रखा कर। जी। तो उसने उसको, सुभाष ने उसको 3 सलाह दी। अच्छा। सलाह नंबर 1 कि जहां भी चोरी करना वो आइसोलेटेड जगह होनी चाहिए ताकि कोई आई विटनेस ना हो। सलाह नंबर 2, कभी भी ज्वेलरी मत चुराना, सिर्फ कैश लेना, क्योंकि ज्वेलरी चुराएगा जाके बाजार में बेचेगा, पकड़ा जाएगा। और सलाह नंबर 3, जो बाद में उसके अंदर जो सीरियल किलर का कीड़ा घुसा, जी। वो सुभाष की ये सलाह नंबर 3 से था। अच्छा। उसने कहा कि यार चोरी करने से पहले बेहोश कर दे उस आदमी को, अच्छा। इसके यहाँ चोरी कर रहा है, तो बेहोश रहेगा, कोई देखने वाला ही नहीं रहेगा। ये अब बात कैसे मालूम पड़ी कि ये सलाह उसको सुभाष ने दी थी? और ये बात ऐसे मालूम चली कि जब शंकरिया को गिरफ्तार किया गया 1974 में, जी। तो सुभाष ही पुलिस टीम के साथ था जिसने जाके उसको आइडेंटिफाई किया। अच्छा। तो सुभाष ने इस चीज़ पुलिस को बताई थी अच्छा। कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई, अच्छा। मैंने इसको ऐसी सलाह दी। अच्छा। सुभाष ने कहा मैंने तो इसको बेहोश करने को कहा था, हाँ। इसने इतनी जोर से मारा कि आदमी मर गया। तो ये तो ये चोरी के गुण उसको सिखाए उसने, और ये जो इसने चोरी सच के बाद करना शुरू किया। हाँ, तो इसको चोरी के गुण सिखाए, और इसका एक जो कन्विक्शन हुआ, एक जीआरपी में इसने एक मुकदमा जीआरपी में, रेलवे पुलिस में दर्ज हुआ, और जिसमें इसको इसको गंगानगर से बाहर भेजा गया। जी। इसको पहले तो बीकानेर सेंट्रल जेल में रखा गया, जी। और बीकानेर सेंट्रल जेल के बाद फिर इसको अजमेर जेल भेजा गया, और अजमेर से इसको जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। अच्छा। और जोधपुर सेंट्रल जेल में इसकी लाइफ में एक दूसरा कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बुधराम जाट, जो कि एक मर्डर के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रहा था। अच्छा। तो यहाँ उसको दूसरा इंस्पिरेशन मिलता है। वो ये अब तक कितनी चोरियां कर चुका था ये जब यहाँ पहुंचा? ये वही 5 चोरियां कर चुका था। मुकदमे दर्ज हुए थे। हाँ। जब इसके खिलाफ तीसरा मुकदमा दर्ज हुआ चोरी का, तो श्री करणपुर थाने में इसके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोल दी गई। ओके। हिस्ट्री शीट में आपके दर्शकों को बता दूं कि जो हैबिचुअल क्रिमिनल होते हैं, जिन पे पुलिस को लगता है कि नजर रखनी जरूरी है, जी। उनके लिए एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं हिस्ट्री शीट, जिसमें उसकी पूरी हिस्ट्री होती है, उसका खुलिया होता है, उसके घर में कौन है, परिवार में कौन है, कहाँ आता जाता है, क्या करता है, वो पूरा। तो उसको जैसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं तो फलाने थाने का हिस्ट्री शीटर है। जी। तो ये 18 साल की उम्र में 2 बार जेल जा चुका था, और हिस्ट्री शीट खुल चुकी थी इसके खिलाफ। जी। जोधपुर जेल में इसको बुधराम जाट नाम का एक आदमी मिला, और चूंकि वो मर्डर करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट झेल रहा था, तो वहां इसको एक दूसरी इंस्पिरेशन मिली। अच्छा। इसने एक दिन कहा कि भाई जी ਤੁਹਾਡਾ तो बड़ा जलवा है, कि जेल में आपको तो मैं देखता हूँ बड़े जलवे के साथ रहते हो। उसने कहा भाई तू भी मर्डर करके आ, तेरा भी जलवा हो जाएगा। बुधराम ने उससे कहा। बुधराम ने उससे कहा। अच्छा। तो ये दो बातें थीं, एक सुभाष की सलाह और एक बुधराम की सलाह। इन 2 बातों ने इसके अंदर एक जो मामूली सा पेटी थीफ था, जी। वो कैसे किलर बन गया, और सीरियल किलर किलर के बन साथ गया। में सीरियल किलर बन गया। जी। इन 2 लोगों की वो जो सलाह, इंस्पिरेशन जो भी कहें, उससे ये आदमी फिर जब ये जोधपुर जेल देखते से, बुरी सोबत जो होती है इंसान को बुरा बना। हमेशा हमेशा, तो ये जब जोधपुर जेल से रिलीज हुआ 1971 में, जी। उसके बाद कुछ दिन तक गायब रहा। तो 64 में से चोरियां की, 71 तक वो उसने चोरी के मुकदमा और सजाएं भुगती। भुगतता रहा। ओके। 71 में रिलीज हुआ जोधपुर जेल से, उसके बाद कुछ दिन गायब रहा, मतलब गायब क्या, कुछ आता पता नहीं था। अच्छा, इस बीच एक डेवलपमेंट और हुआ जी। कि जब इसके खिलाफ हिस्ट्री शीट खुल गई थाने में, तो इसके घर वालों ने इसको डिसोन कर दिया, और रजीराम और गोवर्धन कुमार ने कहा कि ये हमारा बेटा नालायक निकल गया है, अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और छोटा मोहल्ला था, और चूंकि ये कुम्हार थे, तो हमारी जो सामाजिक संरचना है उसमें भी निचले पायदान पे थे, तो बहुत ताने पंजाबी लोग थे वहाँ पर, तो वो उसको झेल नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि हम छोड़ के चलते हैं। तो वो पूरा बोरिया बिस्तर समेट के श्री करणपुर से
करीब 100 किलोमीटर दूर रावतसर में जाके बस गए। अच्छा, उनका हम मतलब ना सिर्फ उन्होंने उस लड़के को डिसोन कर दिया, बल्कि वो जहाँ रहते तो उस जगह को भी तो ये एग्जैक्टली कहाँ पर है, अगर आप मैप पे इसको बयान करेंगे? ये राजस्थान में गंगानगर है, बिल्कुल नॉर्थ में, जी नॉर्थ राजस्थान में, जिसके नॉर्थ वेस्ट में है बहावलपुर, जी पंजाब पाकिस्तान। जी नॉर्थ ईस्ट में है पंजाब, जी यहाँ इंडिया वाला, जिसमें भटिंडा, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट सबसे नज़दीक आता है, और एक तरफ हरियाणा है, और बाकी फिर राजस्थान का है। तो इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो गंगानगर के इर्द गिर्द, यानी अबोहर, फिरोजपुर, फजिल्का पंजाब में, इधर फजिल्का इज एग्जैक्ट जो पूरा एक्सट्रीम बॉर्डर जहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर वहाँ से शुरू होता है। जी जी जी, हाँ बिल्कुल जी, द लास्ट टाउन ऑन द इंडियन बॉर्डर। हाँ, तो और ईस्ट की तरफ है ना, उसके बाद उधर जाएंगे जी। तो बहावलपुर पहुंच जाएंगे। ओके। इधर जो है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का, और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक ट्राइंगल था, गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब, ऐसे। और हनुमानगढ़ से हरियाणा का बॉर्डर भी लगता है, तो सिरसा, डब्बाली, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स, तो इस तरह का इसका है। तो इसके जो मुकदमे उधर दर्ज थे पंजाब में, वो भटिंडा में थे, फिरोजपुर में थे, फजिल्का में थे, अबोहर में थे। यहाँ पर राजस्थान में गंगानगर में और हनुमानगढ़, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में थे। हनुमानगढ़ का भी बिल्कुल वो इलाका जो बिल्कुल गंगानगर के डिस्ट्रिक्ट में था। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि करीब 200-300 किलोमीटर का रेडियस था। रेडियस था, और उसके सरकमफ्रेंस में वो घूमता था, करता था। जी। तो इसने जो पहली घटना करी, जो कि अननोटिस्ड रह गई, इसने रायसिंह नगर, एक कस्बा है, वहाँ के रेलवे स्टेशन पे एक साधु चुपचाप सो रहा था। इसके दिमाग में था कि भाई आइसोलेटेड, अकेला, उसने साधु, इसके आगे पीछे कोई है नहीं, दिया उसके दिमाग पे, बेहोश हो गया। क्या हुआ, कैसे मारा, क्या वेपन था? कोई वेपन नहीं था। कोई वेपन नहीं था। मजे की बात यह है कि शंकरिया कनपटी मार ने अपने साथ कोई वेपन कभी कैरी नहीं किया। तो सिर्फ अपने हाथ से मारता था लोग? हाथ से नहीं मारता था, जो वहां मिल गया। अच्छा। जैसे वहां पे उसी साधु का चिमटा उठाया, टोंक्स, जो साधु चिमटा, उससे मार दिया। कहीं गांव में गया तो चारपाई के पाये से मार दिया। अच्छा। एक केस में मूसल से मारा। अच्छा। एक गुरुद्वारे में मारा, वहां पे कस्सी पड़ी थी छोटी सी, उससे मारा। तो जो जहां मिल गया, उसके कोई वेपन नहीं था। बल्कि शुरू में जब लेकिन कनपटी पे ही मारता था वो? कनपटी पे मारता था। इसको शुरू में लगा कि कनपटी पे मारूंगा तो आदमी बेहोश हो जाएगा और मैं चोरी करके निकल जाऊंगा। तो वो, ये तो अंदाजा था नहीं कितनी जोर से मारना है, मारा तो अच्छा, मार ही दिया उसने? मार ही दिया। ओके। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, लेकिन लगता है मुझे ऐसा कि पहली घटना उसने शायद मारने के उद्देश्य से नहीं करी थी। जी, उसका ये था कि भाई चोरी करनी है। तो उसने, साधु के पास ऐसे भी क्या होता है, वो तो जीवन साधु के पास 15-20-25 रुपए मिलेंगे। अच्छा। उतना बहुत था उसको, उसके लिए। अच्छा। तो उसने एज कितनी थी शंकरिया की? एज क्या थी? शंकरिया ये 71 आ गया। मतलब जो पहली घटना इसने की वो दिसंबर 72 में करी। तो आप जोड़ लीजिए 46 से 72, मेरे ख्याल से 23-24 ऐसे, जो भी आएगा उसका मैथ्स। जब इसको फांसी लगी थी तो ये 33 इयर्स का था। अच्छा। 79 में इसको फांसी हुई थी। तो इसने साधु को मारा रेलवे स्टेशन पे। उससे कितने पैसे मिले उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि वो मुकदमा दर्ज हुआ ही नहीं कभी। ये हाउ वाज इट नोन कि इस आदमी ने मारा? हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो हुआ ही क्या कि जो इसका नोन फर्स्ट केस हुआ 18 फरवरी 1973 को, इसने क्या किया कि एक बाबा पूरणनाथ नाम का बाबा था, छोटा, उसके पास 12 साल का उसका नेव्यू था, वो साथ में रहते थे। और एक चेतराम नाम का बड़ा किसान था, उसने अपने खेत का एक हिस्सा दे रखा था कि तुम यहाँ प्याऊ चलाओ, गर्मियों में कोई इधर से गुजरे तो उसको ठंडा पानी पिला दो। और 10-15 चारपाइयाँ रख दी थी कि कोई मुसाफिर निकले रात बिरात तो कोई रुकना चाहे तो यहाँ पेड़ के नीचे चारपाई रख के रुक जाए। ये काम वो करता था। बाकी वो पीपल के पेड़ के नीचे अपना पूजा पाठ करता था, दिन भर प्याऊ चलाता था और ये करता था। वो बाबा साधु था एक। तो इसने वहाँ उस बाबा को सबसे पहली बार मारा जहाँ पे इसका नाम आया पहले केस में। और आपने जो पूछा कि दिसंबर वाले केस जो साधु को रेलवे स्टेशन मारा उससे कैसे लिंक हुआ, तो जब एसपी के पास ये घटना आई कि एक साधु को ऐसे से मारा है, तो एसपी ने सोचा यार वहां भी तो साधु मिला था और ऐसे ही था, तो कहीं ऐसा ना हो इसी ने मारा हो। लेकिन उस मामले का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था।
उसको वो वेगाबॉन्ड था, कोई आगे पीछे था नहीं, कोई परस्यू करने वाला था नहीं, तो पुलिस ने जो है अननेचुरल डेथ दिखा के और उसको रफा दफा कर दिया। और पुलिस को भी क्यों अपने कागज खराब करने थे। लेकिन वो जो उस समय के एसपी थे उनके दिमाग में आया जरूर कि ये हो सकता है वो दोनों केसेस रिलेटेड हो, क्योंकि बहुत कम गैप था। जी, फरवरी 73 में ये हो रहा है और दिसंबर 72 की वो घटना है, तो लगभग 2 महीने के अंतराल में हुआ। बाबा पूरननाथ के घर ये शाम को 7 साढ़े 7 बजे पहुंचा और अरहर की डंडी का वो दरवाज़ा था, उसने खोला तो कूनू जो था उसका नेव्यू वो बिस्तर लगा रहा था, तो उसने उसको देखा, तो उसने मतलब आंखों से ही पूछा कि कौन। इतनी देर में बाबा ने भी देख लिया, तो बाबा ने कहा आण दे। भाई ठीक है, चाचा जी कह रहे आने दो तो आने दो। वो गया और वहाँ उकड़ू बैठ गया। बाबा अपने पूजा कर रहा था, शाम की आरती कर रहा था। आरती वारती करने के बाद जब वो फ्री हुआ तो उसने कूनू से कहा कि भाई खाना लगा दे। तो 4 रोटी कूनू ने बनाई थी, 2 बाबा के लिए 2 अपने लिए। अब ये तीसरा खाने वाला आ गया, उसने कहा यार तो चक्कर पड़ गया, मुझे फिर से बनानी। अच्छा ये क्या, दिन में गांव में आटा भी भीख भी मांग लेते थे। अच्छा जो बाबा थे, मतलब उनका जीवन यापन जो था, जी ये प्याऊ पे किसी को जब पानी पिलाया उसने 10-15 पैसे दे दिए जी तो दे दिए, वरना गांव में घूम के आटा मांग लिया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तू अपनी 2 रोटी खा, हम 2 में ही शेयर कर लेंगे। और एक ही प्लेट से दोनों ने खाना खाया, बाबा पूरनदेव ने बाबा पूरननाथ ने और और शंकरिया ने। शंकरिया ने। और उस बच्चे ने सुना कि बाबा ने कहा कि शंकरिया तू इत्थे क्यों आया, अच्छा तो उसने वो नाम सुना। खैर उनकी बातचीत हुई, ज्यादा शंकरिया कुछ बोल नहीं रहा था और उसको लग भी रहा था कि ये बाबा इसको जानता है, सब कुछ है, लेकिन कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो शायद उसने सोचा कि पता नहीं, अब छोटा बच्चा था, तो वो वेट कर रहे थे कि ये सो जाए तब हम कुछ बात करें। तो वो सो गए, तो उन्होंने बातचीत शुरू करी, करते करते सो गए। रात में 3 बजे अचानक बाबा जी की आंख खुली तो देखा शंकरिया उनके चिमटे से धड़ाधड़ उनके सिर पे वार कर रहा है और कूनू बगल में लथपथ पड़ा हुआ है, यानी उसको मारने के बाद फिर इधर। पहले कूनू को मार दिया उसने। पहले कूनू को मार, कूनू की एज कितनी थी? कूनू केस थी 12 साल। उसको मार दिया, उससे मार चुका उसके बाद। मरे दोनों नहीं है इस केस में, अच्छा दोनों ही मरे। दोनों मरे नहीं है। मारा तो उसने एकदम से देखा, अरे शंकरिया क्या कर रहा है। हाँ तो उसने कहा मैं अभी शोर मचाता हूँ। हाँ। तो जैसे ही उसने शोर की बात हुई भाग गया वहां से। पूरननाथ की एज कितनी थी? पूरननाथ की एज थी 28 ईयर्स। अच्छा तो वो भाग गया। तो पूरननाथ को पता नहीं ऐसा क्यों लगा, उसने सबसे पहले उठते ही घर में जाके एक पोटली रखी थी उसको चेक किया अच्छा और उसका शक सही था, उस पोटली में से 12 रुपए गायब थे। अच्छा 12 रुपए। तो समझ गया कि ये। जी और इस घटना से हमें पता लग गया कि ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। जी। बाद में पता लगता है कि दोनों चोर थे, दोनों जेल में एक साथ रह रहे थे। पूरननाथ भी चोर था? पूरननाथ भी चोर था, हाँ बाहर आके साधु बन गया था और वो साधु बन के डिस्गाइज में रह रहा था। अच्छा तो शंकरिया उसको जानता था, जी इसलिए वहां आया था वो। और उसने कहा इसी से शुरुआत करते हैं। अच्छा ओके। तो उस पर अटैक किया, हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में मुकदमा दर्ज हुआ, बयान हुए। तो बयान ने उससे पूछा कि भाई कौन था। पुलिस ने पूछा कि तुमने देखा किसी को, तो उसने कहा हाँ देखा। तो कौन था, तो उसने किसी ऐसे आदमी का नाम लिया जिसको सुन के कूनू को लगा ये क्या नाम ले रहा है, वहां तो कुछ और नाम ले रहा था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं है, तो बड़ों की बात है। अच्छा इसके बाद क्या हुआ, पुलिस कहीं भी कोई चोर पकड़ा जाता है इनको ले जाते, बाबा जी पहचानो यही तो नहीं था, क्या नहीं ये नहीं था। तो एक दिन जो है लड़के ने कह दिया कि वो तो शंकरिया था, पता नहीं किसको किसको घूमते रहते हो आप। बाबा तो उस दिन शंकरिया नाम ले रहा था। तो पुलिस ने कहा शंकरिया का नाम तो तूने बताया नहीं। फिर उसको थोड़ा जो ट्रीटमेंट पुलिस का होता है, तो उसने कहा साहब मैं उस समय चोट लगी थी और मैं डिसओरिएंटेड था, मैं गलत नाम बता गया। उस 3 लोगों ने मुझे मारा था। रात में 3 लोग आए थे, एक शंकरिया था, एक पुरानिया था, एक नथिया था। अच्छा 3 नाम बताया। फिर उसको कोनू को लगा कि यार आया तो एक आदमी था, 3-3 नाम क्यों बता रहा है। खैर उसको घुमाते रहे और करते कराते 6-7 महीने में वो केस बंद कर दिया पुलिस ने, बंद ही कर दिया? बंद कर दिया। अच्छा और अगर उस केस में चूंकि शंकरिया का नाम आ गया था, पुलिस ने ढंग से जांच करके उसको पकड़ लिया होता जी तो एक सीरियल किलर जी। और 70 लोगों की जान बच जाती। एक आदमी के स्टेटमेंट की वजह से वो आदमी जो है बच उसने गया। उन्होंने उस केस को बंद कर दिया। उनका यार हर जगह ले जाते हैं, कभी इस थाने में कभी इस थाने में, तो उसने भी कॉपरेट करना बंद कर दिया। जी
पूरननाथ को भी तो पता था ना कि ज्यादा होगा तो मेरी भी तो हिस्ट्री खुल जाएगी जी कि मैं भी चोर था, यहाँ छिप के बैठा हुआ हूँ। तो वो भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं था। अच्छा, उसने कहा 12 ही रुपए तो गए हैं। वो भी धीरे धीरे मतलब कॉपरेट करना बंद कर दिया पुलिस के साथ। जी तो केस में एफआईआर लग गई, क्लोज हो गया केस। उसके बाद मार्च महीने में, ये फरवरी की बात है, केस क्लोज होने से पहले, मतलब ये केस क्लोज हुआ है 6 महीने बाद, केस क्लोज होने से पहले मार्च महीने में 5 हत्याएं हो गई श्री करणपुर में ही। जी और पूरे स्टेट में हाहाकार मच गया। ये कौन रहस्यमय किलर आ गया है, रात में जो है वो बाहर सोते हुए लोगों को मार के चला जाता है। अच्छा और इतना हाहाकार मच गया कि वो मामला असेंबली में उठ गया। अच्छा असेंबली में, राजस्थान असेंबली में कई एमएलएज ने कहा कि साहब क्या कर रही है सरकार, गंगानगर में लोगों का जीना मुश्किल हो रखा है, रात में कोई रहस्यमय जो वो है, किलर है। अच्छा, ये नहीं पता है कि पुरुष है कि महिला है, 1 है कि 10 हैं, कुछ पता ही नहीं है। बस जो बाहर सोते रहते हैं, सोते आदमी मार के चला सोते हुए आदमी मार को चला जाता है। तो इतना बड़ा बवाल हो गया कि उस समय की होम मिनिस्टर थी कमला बेनीवाल, अब तो वो नहीं है, बाद में गुजरात की गवर्नर बनी। तो कमला बेनीवाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खान। तो बरकतुल्ला खान वॉज फोर्स्ड कि होम मिनिस्टर खड़े होकर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अनाउंस करे, और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल, सरकार इससे चिंतित है, 5,000 रुपए का इनाम जी की घोषणा करते हैं। जी और हम ये घोषणा करते हैं कि हम यहाँ से जयपुर से स्पेशल सीआईडी की टीम भेजेंगे इस केस की जांच करने के लिए। ओके अब 5,000 कितना था वो मैं आपको बता देता हूँ। जी बता दीजिए 1973 की बात है। जी 1973 में सोना 10 ग्राम जो है वो 250 रुपए का था, जी आज 1 लाख का है। जी तो अगर उस तरह से मैच करेंगे तो 20 लाख रुपए का इनाम उस समय घोषित हुआ। ओके नाइस वन जी जी। अच्छा 100 रुपए का 1 क्विंटल गेहूं मिलता था, जी 10 पैसे का किलो गेहूं मिल रहा था, आज 50 रुपए किलो गेहूं मिलता है। जी तो इससे आप समझ लीजिए 5,000 कितना बड़ा इनाम था। हालांकि ये बात दूसरी है कि उसी समय यहाँ तो 5 मर्डर करने वाले के ऊपर 5,000 का इनाम रखा गया है। दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग पे सुप्रीम कोर्ट के जर्नल के चीफ एडिटर थे चतुर्वेदी साहब, उनकी पत्नी की हत्या हो गई थी। एक हत्या में दिल्ली पुलिस ने 5,000 का इनाम की घोषणा करी, अच्छा क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल थे, यहाँ मरने वाले ऐसे थे। तो 5,000 के इनाम की घोषणा हुई और कहा सीआईडी टीम भेजेंगे। और मार्च महीने में 5 लोगों को मारा, जिसमें से 3 साधु थे जी और 2 नॉर्मल लोग थे। ये तो साधु किलर हुआ है तो साधु को क्यों मारता था, ये भी एक हाँ। बात है। जी क्योंकि जितनी उसने हत्याएं की उसमें कई साधु थे। जी तो साधु को मारने के था कि साधु अक्सर अकेले रहते हैं, तो मार दिया तो आसपास कोई है ही नहीं देखने वाला। ज्यादातर आइसोलेटेड इलाके में, कोई मंदिर के बाहर है, कोई रेलवे स्टेशन पे सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है। पर उनके पास तो पैसे भी नहीं होते ना उनके, मतलब अगर माल मत्ता चाहे तो वो भी तो उनके पास नहीं, साधु कैसे होगा ना, और चोरी के लिए मार रहा है तो चोरी के लिए मार रहा था, हाँ लेकिन उसको हर साधु के पास 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए मिल जाता था। उसकी उतनी ही रिक्वायरमेंट होती थी। इतनी कम रिक्वायरमेंट के लिए हत्या कर उसके बाद फिर दूसरे स्टेट में जाता था, अच्छा वहां करता था, फिर तीसरे स्टेट में जाता था। मतलब ही वाज नॉट वेरी एम्बिशियस वो छोटे सी रकम के लिए आदमी हत्या कर देता था, उसको ये पता नहीं था कि आप देखिए कि ह्यूमन लाइफ की अगर मतलब इस कितनी कम वैल्यू है। जी जिस केस में इसने जो हरनेक सिंह के परिवार को मारा था, जी 4 लोगों को, वहां इसको सिर्फ 2 रुपए मिले थे। 4 लोगों से 2 रुपए के लिए मारा, सिर्फ 2 रुपए मिले थे। कैसे मारा था लोग, वो पूरा पूरा परिवार सो रहा था, घर में सो रहा था घर में सो रहा था। जी हरनेक सिंह जो था वो गेहूं कटा हुआ था, तो खलिहान में गेहूं पड़ा था। जी तो आप जानते हैं कि जो किसान होता है उसकी फसल कितनी जी प्रीशियस होती है। तो ज्यादातर किसान जब खलिहान में पड़ा होता है गेहूं, तो वहीं सोते हैं कि भाई कोई जानवर नहीं आया, चोरी नहीं हो। तो वो खलिहान में सो रहा था, करीब 200 मीटर दूर था। ये परिवार घर में था, घर में घुसा, पहले पत्नी मिली, उसको मारा, फिर बेटी मिली, उसको मारा, फिर 2 बेटे थे, दोनों एक चारपाई पे सो रहे थे, फिर उनको मारा। और वहीं पे एक लकड़ी का पाया, जो चारपाई का पाया होता है, उससे उसी से उठा के उसने चारों को मार दिया। ये किलिंग रिवेंज की थी, अच्छा ये चोरी की नहीं थी। जी क्योंकि जो उसकी लास्ट कन्विक्शन हुई थी चोरी की, जी उसमें हरनेक सिंह ने गवाही दी थी। अच्छा हरनेक सिंह की गवाही पे उस बदले के लिए, उस इंतकाम के लिए जी उसने इन सबको मार दिया, पूरे परिवार को मार दिया। तो पूरी परिवार क्यों मारा, खाली हरने को मार था मतलब
उसने अब वो कन्फेस किया? क्या करने, हाँ वो अच्छा। क्या करने गया था, कौन मिला, वो तो देखिए उस समय हीट ऑफ द मोमेंट जी। जैसी क्या प्लानिंग होती है, मारने उसको गया, मार दिया उसने, लेकिन वहां पे सिर्फ उसको 2 रुपए। सिर्फ 2 रुपए मिले? जी। जी। और ये ऐसे ही एक फैमिली को इसने पूरा मारा था, वहाँ 6 लोगों को मारा था इसने। वो भी इंतकाम के लिए? वो, हाँ वो भी इंतकाम के लिए, अपने मोहल्ले में। जी। पहले वो एक राय सिख कपल था, जी। हस्बैंड वाइफ थे, उनके बच्चे नहीं थे, जी। और उनको मारा। जी। उनको मारने के बाद उसके पड़ोस में मनीराम मेघवाल का घर था, वहां कूद के गया। हाँ। वहां पर मनीराम मेघवाल, उसकी पत्नी, उसका बेटा और एक नौकर, उन इन सबको 4 को मारा। उन सबको क्यों मार दिया उसने? वो मनीराम मेघवाल से बदला लेना था, हाँ। जो भी मिला मार दिया, क्योंकि वो तो उसको मनीराम के घर में घुसने के लिए पहले उस उन पहले वो जग्गा और माया देवी के घर में गया, हाँ। चोरी के पर्पज से। अच्छा। ये राय सिख कपल थे, जी। और पुलिस ने बताया कि जब सुबह पुलिस पहुंची तो दोनों की नेकेड बॉडी थी वहाँ। जी। तो और ऐसा गांव वालों ने कहा कि शायद कुछ सेक्सुअल असॉल्ट भी हो सकता है, हालांकि उसका कोई बाद में मिला नहीं। ओके। पुलिस ने जांच भी नहीं कराई, जी। लेकिन गांव वालों ने बताया था कि जब माया देवी की बॉडी सुबह गांव वालों ने देखी थी, जी। तो उसके जेनिटल्स में कुछ ओके। पड़ा हुआ था। अच्छा। हालांकि इन बाकी सारे केसेस में कोई ऐसी घटना नहीं आई जहां पर इसने कोई सेक्सुअल असॉल्ट किया हो, लेकिन 3 घटनाएं थी जहां महिलाओं के शव मिले, जो नेकेड शव पाए गए थे। अच्छा। तो अब वो क्या था, मतलब वो उसको महिलाओं को नेकेड देखना अच्छा लगता था, जो भी था, लेकिन वो शरीर उनके मतलब नेकेड पाए गए थे, ओके। बॉडीज। तो इन दोनों को मारने के बाद बगल में गया, मनीराम की फैमिली को मारा और फिर गायब हो गया। वहां उसे 4 लोगों को मारा? वहां 4 को मारा, 2 लोगों को और मारा? यहाँ 2 लोगों को मारा। इन 2 के मारने का पर्पस नहीं समझ आया कि क्या था? इन 2 का चोरी का पर्पस था। अच्छा। अच्छा, केस बाय केस तो उसने जब जब बाद में उसने कन्फेस भी किया, जी। तो चूंकि ट्रायल उसका सबसे पहले 2 केसेस में चला। जी। एक तखत हजारा में इसने मारा था 2 लोगों को गुरुद्वारे में घुस के, उसका, और एक ये जो हरनेक सिंह की फैमिली का था। तो उन्हीं 2 के कन्फेशंस थे, बाकी केसेस के कन्फेशंस नहीं थे। उन्हीं दोनों का ट्रायल हुआ, उन्हीं में फिर बाद में सजा हो गई, फांसी हो गई, तो बाकी केसेस ऐसे ही अपने आप खत्म हो गए। खत्म ही हो गए? मतलब नहीं, मतलब उसमें उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया गया उसके फिर अंदर? जो आदमी मर के चला गया, हाँ। अब उस किसको प्रोसिक्यूट करेंगे, वो तो फांसी हो गई ना तो वो उसकी। कन्फेस कर रहा था वो कन्फेस कर रहा था सारे केसेस, लेकिन वो कहते, उससे पूछते थे कि कहाँ कहाँ मारा, कहता मुझे ऐसे पता नहीं, लेके चलोगे तो मैं बता दूंगा कि यहाँ मैंने किया है कि नहीं किया। अच्छा। वो अनपढ़ आदमी था, जी। और जब पकड़ा गया तो रिक्शा चलाता था बठिंडा में। अच्छा। अब ये भी बड़ी मजेदार कहानी है कि उसको अरेस्ट कैसे किया। जी। उसको अरेस्ट करने के लिए आप सोचिए हवा कितना बना हुआ है, पूरे गंगानगर में ये आलम था आतंक का कि शहर में अंधेरा होते ही पूरा शहर शट डाउन हो जाता था। लोगों ने सिनेमा हॉल जाना बंद कर दिया, बाजार जाना बंद कर दिया, इतना खौफ था। कितनी आबादी है गंगानगर की उस जमाने में? उस जमाने में आबादी का तो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन बहुत छोटा सा कस्बा था। हाँ, मान ली 10,000 15,000 कितने, मतलब मैं सोचा कि पूरे गांव में दहशत जो फैल गई, तो गांव में नहीं, पूरे जिले में, पूरे जिले में? पूरे जिले में, जी। गंगानगर जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, दोनों जिलों में ये स्थिति थी कि रात बिरात कोई मतलब आपको बाहर नहीं दिखता था, लोगों ने घरों में अंदर सोना शुरू कर दिया। लोगों ने तो कोई गैंग है जो कार्यरत है? मतलब पता ही नहीं लग रहा था। शुरू में जब सबसे पहले घटनाएं रिपोर्ट हुई तो हुआ कि कोई हथौड़ा मार है, अच्छा। तो 3-4 किलो का हथौड़ा लेके चलता है और हाँ। हथौड़ा से मार देता है। अच्छा। बल्कि जो शुरू की रिपोर्ट्स भी अखबारों में, वहाँ लोकल अखबारों में छपी, उसमें हर रिपोर्ट में उसको हथौड़ा मार कहा गया। अच्छा। और बाद में जब जिस पुलिस ऑफिसर ने इसको पकड़ा, श्याम प्रताप सिंह राठौर, जब वो गए तो उन्होंने पहली बार इसका नाम कनपटी मार दिया। अच्छा। उनका हथौड़ा मार नहीं है, अच्छा। क्योंकि फलाने केस में मूसल से मारा था, उस केस में पाये से मारा था, उस केस में चिमटे से मारा था, तो हथौड़ा इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा। ये जरूर है कि मारता कनपटी में, तो और- लेट्स कॉल हिम कनपटी मार। ओके। तो वहां से वो जी। कनपटी मार, उसका ओके। मोनिकर उसको कनपटी मार का मिल गया। तो ये इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक, लोग इतना ज़्यादा दहशत थी। मतलब जो उस समय के गंगानगर के लोग हैं, जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था, आप सोचिए कि 79 में वो आदमी फांसी पे चढ़ चुका है, और मैंने इस केस की रिसर्च 2020 में शुरू करी थी।
आज भी जब मैं गांव में गया लोगों से मिलने तो वो सीहर जाते थे। मैं उस गुरुद्वारे में गया जहाँ पे इसने 3 लोगों को मारा था, जी। एक सरवाइव कर गया, 2 मर गए थे। वहाँ के कुछ बुजुर्ग थे जो जब मैं उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था तो रोने लग गए और कांपने लग गए इतने सालों बाद। इसके नाम का जिक्र सुन के इतना ज्यादा खौफ था इस आदमी का। इसने गुरुद्वारे में मारा। एक लोगों ने ऐसा कभी हुआ नहीं कि लोग जो है कोई मतलब अपने आप को लोग अलर्ट रखें, रातों को जाके देखें, नहीं कोई चौकीदारी करे, बहुत हुआ पुलिस वाले पेट्रोलिंग करें। पुलिस वाले तो पुलिस वालों के पास गाड़ियां ही नहीं होती थी। जी लेकिन कई युवक दल बन गए। जी। जो यूथ थे वो रात में डंडा लेके पेट्रोल करते थे। और कई कई जगह लोगों ने ऐसा तय कर लिया कि आधा गांव दिन में सोएगा, आधा गांव रात में सोएगा, जगह रहेगा। इस तरह की कुछ बहुत चीजें हुई। बावजूद इसके अच्छा इसका पैटर्न जो था वो ऐसा, जैसे मार्च में इसने 5 घटनाएं की, उसके बाद अप्रैल में जून गायब हो गया, फिर जून में 1 घटना की, फिर जून जुलाई अगस्त गायब हो गया, फिर सितंबर में 2 घटनाएं की, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी गायब हो गया, फिर मई में करी घटना। तो इसका ऐसा अच्छा होता क्या था, जब 2-3 महीने का लल आ जाता था तो पुलिस वाले भी ढीले पड़ जाते थे, जो चौकीदारी कर रहे हैं वो भी ढीले पड़ जाते थे, और फिर अचानक से घटना हो जाती थी। इस तरह का था। इसमें सबसे मजेदार बात जो है, जो मुझे लगती है कि कैसे पुलिस की लापरवाही। सबसे पहले केस में जो 18 फरवरी 1973 में बाबा पूरननाथ के ऊपर हमला हुआ, उसमें एक नामजद आदमी है, उसको आपने बिल्कुल ट्रैक नहीं किया। उसके बाद एक घटना में इसको किसी ने भागते हुए देखा, अच्छा, उसको कोई ट्रैक नहीं किया। एक घटना में एसएचओ ने इसको कहा कि साहब ये शंकरिया नाम का आदमी है जो मेरे थाने का हिस्ट्री शीटर है, ये इन्वॉल्व है। लेकिन जो कप्तान महोदय थे उस समय के, वो कोई दूसरे ट्रैक पे चल रहे थे, कोई कुबड़ी डेरा गैंग को फॉलो कर रहे थे। उनका नहीं, फालतू की बात मत कर। अच्छा हुआ क्या कि जहां जहां घटनाएं की इसने, उन हर क्राइम स्पॉट पे 200-300 मीटर की दूरी पे ये जो बंजारे होते हैं जो अपना डेरा यहाँ रखते हैं, वो बंजारों का डेरा था एक। जी। तो उन्होंने कहा नहीं ये बंजारों का डेरा है, और एक हम्ड वुमन थी उसके पीछे हम था, तो उसने कहा ये कुबड़ी डेरा गैंग है कोई, ये कर रहा है। वो उस ट्रैक पे घूम रहे थे, वो यूपी तक चले गए। उसके कुछ वारदातें हुई थी उनकी उस केस की, कुबड़ी डेरा गैंग की। उनको ऐसा कहा गया कि कुछ चोरी चकारी में वो इन्वॉल्व थे, तो उनका नहीं यही करते होंगे, बट कोई मर्डर उनसे साबित नहीं कोई मर्डर साबित नहीं हुआ। अच्छा। उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मतलब आप सोचिए कि बल्कि जो जिस एसएचओ ने जिससे मेरे इंटरव्यू किया, इस केस में जो जितने लोग इन्वॉल्व थे पुलिस के साइड से, उसमें सिर्फ 2 लोग जीवित हैं। अच्छा। एक वो जिसने, जो जगमाल राम बिस्सू, जिसने कहा कि साहब ये मैंने इसके, उस समय क्या होता था सर कि जो डेजर्ट इलाका था तो खोजी होते थे, क्रिमिनल्स को पहचानने के लिए फुटप्रिंट्स देखते थे। कुछ एक्सपर्ट्स होते थे जो खोज देख के बता देते थे, अरे ये तो फलाने का खोज है। अच्छा। तो इसने जब खोज एज इन फुटप्रिंट, एज इन फुटप्रिंट, जी, उनको खोजी बोलते थे। अच्छा। क्योंकि जब जैसे मान लीजिए उस समय तस्करी भी बहुत होती थी पाकिस्तान से, हमारे यहाँ से पान जाता था, पाकिस्तान में पान खाने का बहुत शौक। जी हाँ, जी हाँ। तो ऊंट पे पान लाद के भेज देते थे जी। और अगर पकड़ा गया तो मतलब कई ऐसी घटनाएं हुई कि फायरिंग हुई पुलिस की और डकैतों की, तो 4 ऊंट मारे गए, अच्छा। या डकैत ऊंट छोड़ के भाग गए, 10 टोली पान और ऊंट पकड़े गए और वो भाग गए। तो इस तरह का, तो उस समय क्या होता था कि लोगों को पहचानने का खोज फुटप्रिंट ही होता था, रेत पे उनके निशान बन जाएंगे तो फुटप्रिंट से पहचानेंगे। तो खाली फुटप्रिंट को देख के आदमी पहचान लेते थे? आदमी पहचान लेते थे, मतलब ऐसे ये एक्सपर्टीज थी। अच्छा। उनको खोजी कहते थे। अच्छा। खोज, उस वहां पे खोज का मतलब फुटप्रिंट। अच्छा। तो कहा ये खोजी है, फलाने खोजी को बुलाओ। जी। तो जब इसने मनीराम जब 6 लोगों को अपने मोहल्ले में मारा, वो 2 हस्बैंड वाइफ और ये एक फैमिली, तो वहां पर जगमाल राम बिस्सू उस थाने के इंचार्ज थे। जब वो सीन ऑफ क्राइम पे गए तो उनको कान में आके किसी ने कहा कि साहब ये शंकरिया का काम है। कैसे पता, कौन शंकरिया? तो पीछे एक कांस्टेबल था, उसने आके कहा साहब अपने थाने का हिस्ट्री शीटर है रज्जी राम दा मुंडा। तो उसने कहा कि कैसे पता? तो उसने कहा वो फलाना खोजी है, उसने पहचान लिया, तो बुलाओ उसको। खोजी आया, उसने कहा ये तो शंकरिया का खोज है। तो कहाँ है शंकरिया? तो
वो पता गायब है। तो वो आके थाने में उसने उसकी हिस्ट्री शीट निकलवाई, जी। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े, हिस्ट्री शीट में भी उसका खोज लगा हुआ था, अच्छा, वहाँ भी तब भी खोज था। खोज था। अच्छा। तो उसने वो जो केस था, चूंकि 6 लोग मर गए थे उसमें एक ही केस में, तो उस समय राजस्थान में एक स्कीम चलती थी, एसआर स्कीम। तो ऐसे केसेस जो बहुत हीनियस होते थे उनको कहते थे स्पेशल रिपोर्ट केस। अच्छा। और स्पेशल रिपोर्ट केस का मतलब ये होता था कि हर 15 दिन में आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको हर 15 दिन में अपने एसपी को और रेंज के डीआईजी को, उस समय आईजी नहीं होते थे, आईजी तो पूरे स्टेट का होता था, तो अपने रेंज के डीआईजी को और एसपी को हर 15 दिन में आपको स्टेटस रिपोर्ट देनी है। उसको बोलते थे पीआर, प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करनी। तो इन साहब ने, जगमाल राम बिस्सू ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखा कि इस केस में शंकरिया नाम का आदमी इन्वॉल्व है, और ऐसा लगता है इसके मोडस ऑपरेंडाई से कि पहले की सारी हत्याएं भी शंकरिया ने की है, और मुझे इसकी तलाश करने की परमिशन दी जाए। एसपी साहब ने कहा नथिंग डूइंग, फालतू की काम मत करो। हाँ। और बहस हो गई, अच्छा। मतलब हॉट टॉक्स हुई, क्योंकि इसने कहा कि मैं तो साहब, ये 28 साल का नया सब इंस्पेक्टर था, जी। इसने कहा मैं तो साहब अपनी पीआर में लिखूंगा। तो ऐसे कैसे लिखोगे? इसने अपनी जो 15 दिन बाद पीआर लिखी, जो एसपी को भेजी और डीआईजी को भेजी, उसमें लिख दिया यही सी कि शंकरिया इसमें इन्वॉल्व है। जी। तो एसपी ने बुला के इसके साथ, मतलब जिस भाषा में बात करी जी। कि तू अपनी पीआर चेंज कर दे, उसने कहा क्यों नहीं करूं, मतलब नहीं करूंगा। तो उसने कहा तो तुझे नौकरी करना सिखा दूंगा। उसने कहा साहब ठीक है जो भी सिखाना, लेकिन मैं चेंज नहीं करूंगा। क्योंकि एसपी साहब तो कुबड़ी डेरा वाले लीड को फॉलो वो कर रहे इस थे, चीज को ट्राई वो भी उस तरफ करता। ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। अच्छा। और मजे की बात यह है कि खाली एसपी साहब नहीं, जो उस समय के होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, सारी किलिंग्स के पीछे एक हमड वुमन का गैंग है जो बंजारा है, और उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। उसका आधा हिस्सा पंजाब में है, आधा हिस्सा यूपी में है। हमारी टीमें लगी हुई, जल्दी हम उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद उस गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार कर लाई है, कुबरी डेरा गैंग के। कुबड़ी डेरा को, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने सॉल्व कर दिया केस। अच्छा। और कितनी हत्या हो चुकी थी उस वक्त तक? उसके बाद 3 घटनाएं राजस्थान में हुई, और हुई मतलब हाँ, 17 हो चुकी थी। 17 हो चुकी थी। अच्छा। तो क्या हुआ कि ये हो गया तो सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया अचानक से फिर वो प्रकट हो गया। अच्छा। तो ये हुआ कि अगर ये गैंग था तो ये कैसे हुआ। हम्म। तो बड़ी इनके, मतलब दे लिटरली हैड एग ऑन देयर फेस जी। कि होम सेक्रेटरी से लेके एसएसपी सब, एसपी सब कह रहे हैं कि सॉल्व कर दिया। तो फिर जब वो घटना हुई जिसमें हरनेक सिंह की फैमिली को मारा इसने, तब फिर वापस से हंगामा हुआ असेंबली में कि साहब ये क्या आप नौटंकी लगा रखा है, पूरा शहर दहशत में है, और आपने पता नहीं कौन सा गैंग पकड़ के सॉल्व कर दिया। जी। अगर वो गैंग था तो ये कहाँ से हत्याएं हो रही, और उसमें भी सेम मॉडस ऑपरेंडी है। तो फिर पुलिस ने एक सीआईडी इंस्पेक्टर को जयपुर से भेजा कि तुम जाके जांच करो। और उस सीआईडी इंस्पेक्टर ने कुछ नहीं किया, वही काम किया जो जगमाल राम बिस्सू कर चुके थे। अच्छा। उन्होंने सारी केसेस की रिवर्स सीक्वेंसिंग करी, एक चार्ट बनाया बड़ा सा, कॉलम्स बनाए, घटना के डेट देखा, पैटर्न ऐसा तो नहीं किसी पर्टिकुलर दिन ये घटना होती है, काली रात होती है या चांदनी रात होती है, उस दिन होती है, डिस्टेंस कितनी है, वो सारा उन्होंने पूरा मैथ्स वर्कआउट किया। फिर एक कॉलम बनाया कि मोटिव क्या हो सकता है, गेन, सेक्स, एनिमिटी, नक्सलाइट, ऐसा तो नहीं कोई नक्सल वो है जी। इस तरह के 8-10 कॉलम बना के उन्होंने पूरी अपनी जो एनालिसिस करके एसपी साहब को आके कहा कि साहब इस पूरे केस में शंकर नाम का आदमी इन्वॉल्व है, और उसकी जो वो है फुटप्रिंट वो उसके हिस्ट्री शीट में लगी हुई है, और यहाँ जो फुटप्रिंट मिला है उसको मैच करेंगे तो बिल्कुल मैच कर जाएगा जी। और आप इसकी तलाश करवाइए। तो एसपी साहब तब तक तो जी। चारों तरफ से गालियां पड़ी चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि अब इसी ट्रैक पे चलते हैं। तो वहां फिर शंकरिया आइडेंटिफाई होता है जी। और फिर ये उसको बठिंडा से गिरफ्तार करते हैं। तो ये जो बिस्सू थे, इन्होंने बाद इनको शामिल नहीं किया अपने इन्वेस्टिगेशन में? बिस्सू को भी शामिल नहीं किया गिरफ्तारी में, और वो जो सीआईडी इंस्पेक्टर था जिसने ये पूरी मैथ्स करी थी जी। उसको भी शामिल नहीं किया। जब अरेस्ट करने गए तो इन दोनों को पीछे छोड़ गए, इनको पता ही नहीं लगा। अच्छा। और उसके बाद एसपी साहब ने अपने एक खास अधिकारी के लिए प्रेसिडेंट मेडल भी रिकमेंड किया, और उसको प्रेसिडेंट मेडल मिला। तो ये आप बता रहे हैं उसको रिक्शा चला रहा था ये, तो इसको पकड़ में कैसे आया? हाँ, तो पकड़ में ऐसे आया जी। कि
उसमें जो सीआईडी इंस्पेक्टर थे ओपी पुरी, जी इन्होंने जो मैच किया उसमें इन्होंने इसके 6-7 एक्म्प्लिसेस का नाम जोड़ा। उसमें एक बुधराम जाट था, एक नथिया था, एक पूर्णिया था। अब आप देखिए नथिया पूर्णिया वही लोग थे हाँ जिनका बाबा पूरननाथ ने नाम लिया था। शंकरिया, नथिया, पूर्णिया, ये सब एक ही गैंग के लोग थे। उसको ढूंढते ढूंढते उनको पता लगा कि ये बुधराम जाट नाम का कोई कैदी है जोधपुर जेल में। जब ये जोधपुर में था तो इससे इसकी ठीक दोस्ती थी। तो जोधपुर सेंट्रल जेल में मैसेज करवाया गया कि बुधराम से पता करें कि वो कहाँ है, मतलब पता तो लगे है कहाँ वो। तो बुधराम ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जेलर ने बताया कि बुधराम के नाम अक्सर 2-3 महीने में एक रतनलाल नाम के आदमी की चिट्ठी आती है। तो पुलिस को लगा हो सकता है ये दूसरे नाम से रतनलाल, और उस जो चिट्ठी आती है उसमें जो एड्रेस है वो अहाता नियाज का मोहल्ला भटिंडा। तो पुलिस ने कहा कि भटिंडा चलते हैं, इन ऑल प्रोबेबिलिटी शंकरिया ही रतनलाल नाम से रह रहा होगा। जी तो भटिंडा गए, पहले ढूंढा ढांढा कहीं नहीं मिले, वापस आ गए। फिर अगले दिन फिर गए, ये बात है 1 जून की, 1 जून 1974 की। जी फिर अगले दिन फिर इन्होंने प्लानिंग करी कि ऐसे करते हैं कि हम लोग एसपी साहब ने एक प्लानिंग करी कि हम बारात लेके चलेंगे। 2 गाड़ियों में बारात चलेगी और 2 अपने साथ इंस्पेक्टर्स लिए, अपने जो उनके चहेते इंस्पेक्टर्स थे, 3-4 कांस्टेबल्स लिए, एक हेड कांस्टेबल लिया, उनको पीछे की एक गाड़ी में बैठा दिया और ये कि भाई आगे वाली कार में दूल्हा चलेगा, पीछे बारात चलेगी, और सुभाष को बैठा लिया क्योंकि पहचानेगा कौन, बाकी तो कोई पहचानता नहीं था। तो ऐसे करके ये लोग उस एड्रेस पे दोबारा पहुंचे। ये बात है 3 जून की। ओके उस एड्रेस पे पहुंचे तो उस एड्रेस पे पूछा कि भाई रतनलाल पता नहीं कहाँ रहता है। तो कहने लगे कि आसपास पूछा किसी से, तो उनका कि एक वो इस मकान का जो मालिक है उसकी मिठाई की दुकान है पुलिस लाइन के पास, तो वो बता सकता है वो कहाँ है। तो फिर मिठाई की दुकान पे आए तो उससे पूछा कि रतनलाल कहाँ है, तो वो आनाकानी करे, कौन रतनलाल, मुझे क्या पता कौन क्या है। तो उसकी एक बेटी थी 8 साल की, तो उसने कहा अरे वो रतनिया के बारे में तो पूछ रहे हैं, कल रात में तो आया था अपने यहाँ। अब राज खुल गया, तो पुलिस ने उसके दिए 2-4। फिर उसने बताया कि साहब वो तो रिक्शा चलाता है, घूमता रहता है, वो होगा कहीं ढाबे ढूबे पे। वैसे संभावना है कि कोई रेलवे स्टेशन के पास ढाबे में मिल सकता है। तो ये लोग फिर वहां से उठ के ढाबे में एक एक ढाबे चेक करने लग गए। ढाबे चेक करते करते वहीं रेलवे स्टेशन के पास एक पार्क था, तो वहां पर एक आदमी कंबल ओढ़ के सो रहा था। पुलिस ने कहा कि ये रात की बात है। जून का महीना है हाँ और इतनी गर्मी में कंबल ओढ़ के सो रहा है, ये क्या चक्कर है। तो एसपी साहब ने उसको ऐसे लात मारी, कौन है, तो उसने मुंह खोला, क्या नाम है, उसने कहा रतनलाल। लो, उसको उठाया, और मतलब ये इस तैयारी से गए थे कि इतना खूंखार अपराधी है कि ये पता नहीं मारेगा, भागेगा, हमला करेगा, हथौड़ा ले लेगा। फौज लेके गए थे। हाँ और वो देखा 35 किलो का मिर्गिल्ला सा आदमी सो रहा है वहां पे। जी कोई रेजिस्ट नहीं किया उसने। जैसे उसने कहा रतनलाल चलो, वो चल दिया साथ में, गाड़ी में बैठाया, लाके उसको अगले दिन उसी दिन शाम को सदर थाने में लॉकअप में रखा। ये बात पूरे शहर में फैल गई कि कनपटी मार पकड़ा गया। अच्छा आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरा शहर उमड़ पड़ा उसको देखने के लिए कि ऐसा कौन है इतना खूंखार हत्या। मतलब जैसे जब कोर्ट में पेश हुई तब? नहीं, पहले लॉकअप में रखा, जब अच्छा। वहां से अरेस्ट करके लाए जी तो अगले दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और मजे की बात है कि एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके जिन 2 लोगों ने शंकरिया को आइडेंटिफाई किया था इन्वेस्टिगेशन में कि ये हो सकता है, जगमाल राम बिस्सू और सीआईडी इंस्पेक्टर ओपी पुरी, उनका इन दोनों का कोई रोल ही नहीं है। उन्होंने अपने इंस्पेक्टर्स को कहा हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और हमने इसको पकड़ लिया है। अच्छा ऐसे वो पकड़ में आ गया। तो उसका एक तरह से मतलब एंटी क्लाइमेक्स था पुलिस के लिए, जी। जिस तरह वो सोच रहे थे 70 हत्याएं, इतना खूंखार आदमी, और जब पकड़ने गए तो उसमें खुदा पहाड़ और निकला रतनलाल। कोई रतनलाल उर्फ शंकरिया कनपटी मार। कोई उसने रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। जी। उसको लेके आए, मैं आपको अपने दर्शकों को फोटो दिखाएंगे। जी बड़ी हुई दाढ़ी, जी छोटे छोटे कद का इंसान, ब्लड शॉट आईज, जी थोड़े बाल बढ़े हुए, थाने में खड़ा हुआ है हथकड़ी लगे हुए लॉकअप में। और उसके बाद से फिर वो उसने कन्फेस किया अपना, उसका फिर 164 का बयान हुआ, वहाँ कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ। तो उसमें कन्फेशन, चूंकि पहले 2 केसेस का ट्रायल हुआ। जी अच्छा, इसमें ये सारी घटना से जयपुर में बैठे हुए अधिकारियों को पता लग गया था कि गंगानगर एसपी साहब का कोई भरोसा नहीं है। जी तो इसलिए वो सारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक
एसपी सीआईडी के जयपुर से भेजे गए। जी वो उसके आईओ थे। जी उनकी भी तस्वीर हम दर्शकों को दिखाएंगे। काशी प्रसाद श्रीवास्तव, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, और उसके दोनों केसेस में कन्फेशन थे। उसने पूरा डिटेल अपना कन्फेशन बताया। उसका मोडस ऑपरेंडाई बहुत इंटरेस्टिंग था, जी जो कि दर्शकों को जानना चाहिए। जी वो जहाँ घटना करता था गांव पहुंचता था, गांव पहुंचते ही कपड़े उतार देता था सारे, अच्छा, क्यों? सारे कपड़े उतार देता। जी उसके बाद वो आसपास कोई अगर जोहड़ तालाब मिलता था वहां नहाता था वो। जी नहाने के बाद घर में दाखिल होता था। जी जो भी, मैंने कहा आपको, कोई वेपन उसके पास होता नहीं था, जो भी वहां मिला उससे उसने वार किया। फिर वो तलाशी लेता था, क्योंकि मतलब नग्न अवस्था में वो नग्न अवस्था में क्यों आता था मैं बताता हूँ। अच्छा फिर तलाशी लिया, देखा कहाँ कौन पैसे हैं। जी ना जूलरी चुरानी है ना कुछ और चुराना है। एक घटना में डबल बैरल गन छोड़ के चला गया। अच्छा उसको कुछ नहीं चुराना था। सुभाष की सलाह उसको याद रही कि सिर्फ कैश लेना है। ढूंढा ढाड़ा, फिर वो घर में खाना ढूंढता था। खाना तसल्ली से बैठ के खाना खाता था। खाना खाने के बाद फिर वापस जाता था, नहाता था। बीच में अगर कभी तलब उठी तो बीड़ी पी लिया, फिर नहा के फिर कपड़े पहन के चला जाता था। कपड़ा उतारने का उससे पूछा गया, वो ये क्या लॉजिक है, कपड़े क्यों उतारता था? उसने कहा कपड़े इसलिए उतारता था कि अगर घटना करते समय जाग हो गई और किसी ने मुझे पकड़ लिया तो बिना कपड़े का शरीर, और मैं नहाया हूं तो पानी भी है, तो सट से मैं निकल जाऊंगा, मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। कपड़ा रहेगा तो वो रोक लेंगे। ये उसका मोटिव ऑपरेंडी था। दूसरा, घटना हमेशा ऐसी जगह करना जहां रेलवे ट्रैक हो। अब आप पूछेंगे इसका क्या कारण है? जी क्योंकि मैंने आपको बताया खोज का जमाना था। जी तो रेलवे ट्रैक पे जब गिट्टी पे चलेगा तो जी। कोई फुटप्रिंट नहीं आएगा। तो अगर कोई खोजी या कोई पुलिस वाला उस फुटप्रिंट को फॉलो करते ट्रैक तक तो आ जाएगा। ट्रैक के बाद कहाँ गया कुछ पता ही नहीं। तो ट्रैक पे चलता था, रेलवे ट्रेन से ट्रैवल करता था। इनफैक्ट आखिरी जो केस था उसमें एक भटिंडा से मटीली का रेलवे टिकट मिला था, आधा फटा हुआ। वो भी एक क्लू बाद में उसको, उसकी गिरफ्तारी में उसने भी एक क्लू दिया। तो वो ट्रेन से ट्रैवल करता था। कई घटनाएं ऐसी हुई कि वो गया स्टेशन पे, ट्रेन नहीं मिली तो बस से बैठ के चला गया, या लेकिन वो कोशिश करता था कि उसी रात वो या सुबह तक वो छोड़ दे शहर। घटना जहाँ हुई आज निकल जाओ। रेलवे, ज्यादातर रेलवे ट्रैवल, क्योंकि रेलवे ट्रैक से गया, जो भी नियरेस्ट स्टेशन मिला बैठा, जो भी पहली ट्रेन आई जहाँ भी जा रही, पैसेंजर ट्रेन चलती थी, बैठ गया। अगला स्टेशन जो भी आया, पता लग गया हाँ राजस्थान क्रॉस हो गया है, पंजाब आ गया है, उतर गया, अपना घूमता रहा, दूसरी घटना करी। तो इस तरह से वो उसका मोडस ऑपरेंडी था। तो ये इसके बाद अरेस्ट वगैरह ऐसे कोई कॉपी कैट मर्डर्स नहीं हुए, जो कि आमतौर सीरियल किलर कॉपी कैट मर्डर्स होते थे? बिल्कुल हुए, हाँ बिल्कुल हुए। और मजे की बात ये कि ये इसको 79 में फांसी की सजा हुई, 75 में ये 74 किस जेल में फांसी हुई? जयपुर सेंट्रल। जयपुर सेंट्रल। ओके। इसको 3 जून 1974 को अरेस्ट किया गया जी। इसका जून 75 में कन्विक्शन हो गया, और ये लगभग 4 साल तक जयपुर सेंट्रल जेल में रहा, क्योंकि इसको फांसी की सजा हुई थी। और फांसी की सजा वाले सारे जितने भी कन्विक्ट्स होते थे पूरे स्टेट के, उनको जयपुर भेज दिया जाता था। तो जयपुर आया। फिर उसके बाद इसकी हाई कोर्ट में अपील हुई, सुप्रीम कोर्ट में हुई, फिर मर्सी पिटीशन हुई। मर्सी पिटीशन इसकी रिजेक्ट हुई मई 79 में, और 15 मई को इसको सुबह 5:30 बजे फांसी दी गई। तो लगभग 4 साल ये जयपुर जेल में रहा। जयपुर जेल में बताते हैं कि इतना खौफ था इसका, मतलब ये इसको खुद अंदाजा नहीं था कि मेरा इतना खौफ है। अच्छा। कि ये जब जयपुर जेल में शाम को निकलता था घूमने तो इससे कोई बात नहीं करता था, और सब दूर दूर भागते थे। उस समय के जो जेल सुपरिटेंडेंट थे, बाद में वो आईजी जेल बने, उनका मैंने इंटरव्यू किया। उन्होंने बताया कि ये मतलब ये तो बात करना चाहता था लेकिन इससे कोई बात नहीं करता था। 4 साल ये जेल में रहा, इससे एक आदमी मिलने नहीं आया। जिस दिन ब्लैक वारंट जारी हो गया, ये मुकर्रर हो गई तारीख कि 15 मई को सुबह 5:30 बजे इसको फांसी दी जाएगी, उस समय पुलिस वालों ने ढूंढा इसके परिवार को, और इसके परिवार को बताया कि भाई ऐसे ऐसे फांसी होनी है, मिलना चाहते हो? उनका हमारा तो 20 साल पहले ही नाता खत्म हो गया, कौन कौन शंकरिया, हमारा कोई बेटा नहीं। तो कोई इससे मिलने नहीं आया। 4 साल में इसका सिर्फ एक विजिटर था, और वो था एसपीएस राठौर, एसपी जिसने उसको अरेस्ट किया था। फांसी के 4 दिन पहले उसने कहा कि मुझे राठौर साहब से मिलना है। तो राठौर साहब गए जेल में मिलने उससे, और उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तो कम मैंने मतलब मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो, ऊपर वाले से माफ़ी मांग।
तो उन्होंने कहा नहीं, आपसे भी माफ़ी मांगनी है मुझे। फिर उन्होंने उसको समझाया कि भाई ये को जो हुआ हुआ, अभी तो इसको तो भुगतना ही है तुमको, काम रहना थोड़ा, जो भी समझा के आए। बाकी 4 साल में मतलब इस आदमी का जीवन जो था, 12 साल की उम्र में जब इसने घर छोड़ा और 33 साल की उम्र में जब इसको फांसी लगी, पूरा एकाकी जीवन, कहीं कोई दोस्त नहीं, कोई साथी नहीं, कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मर्डर्स, चोरी, मर्डर्स, चोरी, रिक्शा, मर्डर, चोरी, रिक्शा, मर्डर, चोरी। तो कॉपी कैट में बता रहे थे आप? हाँ, तो कॉपी कैट में बता रहा था कि 79 में इसको फांसी हुई। जी। मेरी पैदाइश 1975 की है अच्छा। और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। तो मुझे याद है कि जब मैं चौथी पाँचवीं पढ़ता था तो लखनऊ में एक सुनाई पड़ता था कि फलानी जगह एक कनपटी मार ने मर्डर कर दिया, अच्छा वो ढमकानी जगह एक कनपटी मार ने मर्डर कर दिया। जी। तो इस तरह के तमाम केसेस हुए, बॉम्बे में ऐसे हुए थे? कई जगह हुए। सुहाने बॉम्बे में कुछ किसी लोगों ने का खौफ बहुत था। अब सोचिए राजस्थान कहाँ है और बॉम्बे कहाँ है, लेकिन 70s 80s में बॉम्बे में कुछ कंपनी मार का लोगों ने उत्सव था। कहा कि कोई आदमी है जो हाथ में सरिये का टुकड़ा रख के मारता है। जी हाँ। मतलब तरह तरह के जी कंजेक्चर्स जी लोगों ने किए, जी लेकिन जो असली कनपटी मार था, जी। उसको मैं इंडिया का मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर कहता हूँ। अच्छा उसका कारण ये है कि आप भारत के सीरियल किलर्स की जितनी भी कहानियां पढ़ेंगे, जी जो भी किताबें आई हैं, किसी की भी काउंट इतनी नहीं है, प्लस इसके बारे में कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। जब मैंने इस किताब पे रिसर्च शुरू की तो मैंने कहा देखें जरा इंटरनेट पे क्या मिलता है। तो इंटरनेट पे मुझे मिला 27-year-old नेटिव ऑफ जयपुर जी हु वाज कन्विक्टेड इन मे 1979। बाद में रिसर्च करी तो तीनों फैक्ट गलत थे। ना वो 27 साल का था, ना वो जयपुर का रहने वाला था, ना उसका कन्विक्शन 79 में हुआ था। 79 में तो फांसी लग गई थी उसको। जी तो और एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सीरियल किलर्स किसी ने छापी यूएस में, जी उसमें 2 लाइन लिखी हुई है कि जयपुर राजस्थान में कोई इंडिया में सीरियल किलर था जिसके बारे में कोई जानकारी मौजूद उपलब्ध नहीं है। तो मेरा मोटिवेशन यही था कि जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं उसके बारे में थोड़ा सा पता किया जाए। बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया आपने राकेश एक्चुअली, और बहुत ही ग्रिपिंग कहानी थी ये। आई रियली होप ऑल द बेस्ट फॉर योर बुक, एंड आई होप के लोग इसको पढ़ें और लोग जानें, क्योंकि अपने आप में काफ़ी मनोरंजक और काफ़ी एज ए रिवेटिंग स्टोरी। लाइक 33 साल का आदमी और पूरी जिंदगी अकेले रहा, तनहा रहा, 2 साल में 70 हत्याएं की उसने। और राजस्थान में जी फरवरी 1973 से लेके मई 74, 1.5 साल, 1.5 साल। सिर्फ 1.5 साल का टाइम था। पहली घटना जो इसके नाम रजिस्टर हुई राजस्थान में गंगानगर में, वो 18 फरवरी 1973 की थी। जी और ये अरेस्ट इस आखिरी घटना जो हुई वो मई 74 की थी। जी। तो लगभग 1.5 साल। 18 महीने में 70 खून। उफ। राकेश बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इतनी बहुत बेहतरीन कहानी के लिए, एंड आई रियली होप आपकी किताब जो बेस्टसेलर बने और हम सब जो है उसको देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने कमेंट दीजिए और हमारा प्रोत्साहन करते रहिए इसी तरह से। थैंक यू।